Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Radhi Agrawal and I am here with the last part of Equilibrium Unit. तो आज के पार्ट में हम बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के साथ हमारी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट यूनिट जो मैं स्टार्ट करूंगी वो है हमारी हाइड्रोजन वाली। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है और आप उसका इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हो तो एक ऐप है जिसका नाम है डाउटनट, उसके थ्रू आप वो काम कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनडी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बफर सोल्यूशन। अब बहुत सा हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, उनकी एक डेफिनेट पीएच होती है और अगर उनकी पीएच में कोई भी डेविएशन आया तो इसका मतलब हमारी बॉडी में मैल फंक्शनिंग हो रही है। अब जो कंट्रोल है पीएच का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केमिकल, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे मेडिकल और कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस हैं जहाँ पे इन पीएच को माइंड में रख के हमें काम करना होता है, सही पीएच हमें एडमिनिस्टर करनी होती है। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और विद एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और एल्कली एंड दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। तो कई ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें अगर हम उनको डाइल्यूट कर दें या उनमें कुछ अमाउंट का एसिड या एल्कली मिक्स कर दें तो वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं और इसी तरीके के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन अगर हमें एक पर्टिकुलर पीएच का प्रिपेयर करना है तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एसिड के pKa और बेस के pKb की वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर जो सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस का जो रेशियो है उसे हम कंट्रोल करके भी एक बफर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते। जैसे कि हम एक मिक्सचर लेते हैं एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH और CH3COONA यानी कि सोडियम एसिटेट का, तो ये बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है कौन सी पीएच पे? 4.75 पे। दूसरी तरफ एक मिक्सचर है हमारा अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा 9.25 की पीएच पे। ठीक है, क्लियर हो गई। अब हम सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं इसके, जो कि है डिजाइनिंग बफर सोल्यूशन। सो pKa, pKb, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन तीनों की नॉलेज अगर हमें हो तो हम बफर सोल्यूशन बना सकते हैं एक पर्टिकुलर पीएच का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एसिडिक बफर जो है उसको प्रिपेयर करना होगा। तो एसिडिक बफर अगर हमें प्रिपेयर करना है यानी कि एसिडिक पीएच होगी उसकी, तो उसके लिए हम वीक एसिड यूज करेंगे और उस वीक एसिड का जो सॉल्ट बनाया है हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसे यूज करेंगे। अब हम इसके लिए एक इक्वेशन डेवलप करेंगे जो किस किस चीज को रिलेट करेगी? पीएच को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, वीक एसिड के Ka को और वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का जो रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन का उसको। इन सब को रिलेट करते हुए हम एक इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। तो सपोज करो हमने एक वीक एसिड ले लिया Ha जो कि वाटर में आयनाइज हो रहा है यानी कि Ha प्लस H2O गिव्स अस H3O प्लस प्लस A माइनस। तो इसका जो Ka है वो हमें पता है, हम क्या लिखेंगे? H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ha की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं तो इसके थ्रू हम H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन? Ka इंटू Ha अपॉन A माइनस। अब हम इन दोनों साइड्स का लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लॉग लेने के बाद pKa विल बी इक्वल्स टू pH माइनस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन Ha, या फिर हमें pH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। pH विल बी इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन Ha। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में देखें तो ये क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो जो हमारी जनरलाइज इक्वेशन रहेगी इसको हम बोलेंगे हैसेलबैल्च इक्वेशन। और ये वाली जो हमारी क्वांटिटी है A माइनस अपॉन Ha, वो किस चीज का रेशो है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस यानी कि एनायन ऑफ द एसिड एंड द एसिड प्रेजेंट इन मिक्सचर। अब क्योंकि एसिड जो है वो वीक एसिड है तो बहुत कम एक्सटेंट तक आयनाइज होगा,
इसलिए जो HA की कॉन्सेंट्रेशन है वो जो कॉन्सेंट्रेशन हम बफर बनाने के काम में ले रहे हैं उससे नेग्लिजिबली डिफरेंट होगी, मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। दूसरी तरफ जितना भी हमारा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है यानी कि A-, वो उस एसिड के सॉल्ट के आयनाइजेशन की वजह से आ रहा है, इसलिए उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की है उससे ज़्यादा अलग नहीं होगी। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि HA की कॉन्सेंट्रेशन एसिड से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और A- की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है A- की, अगर हम उसको HA की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर कर दें तो हमारा pH जो है वो pKa के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम एसिड और सॉल्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम लेते हैं तो जो बफर सोल्यूशन का pH है वो एसिड के pKa के बराबर आ जाएगा। इसीलिए जब हम बफर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर pH का, तो हम वो वाला एसिड चूज करेंगे जिसका pKa जो है वो उस रिक्वायर्ड pH के करीब हो। जैसे एसिटिक एसिड लिया था हमने तो उसका pKa जो है वो 4.76 है, और जब हमने उसके बफर सोल्यूशन बनाया तो उसका भी pH हमारा 4.76 ही था। अब इसी तरीके का एनालिसिस हम वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ भी कर सकते हैं। उसमें हमारा क्या होगा, POH विल बी इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड यानी कि BH प्लस अपॉन बेस दैट इज B। तो जो बफर सोल्यूशन की pH है उसको हम एक इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। अब हमें पता है कि pH प्लस POH जो है वो किसके बराबर होता है, pKw के, और जो हमारा pKa प्लस pKb है वो भी हमारा pKw के बराबर ही होता है। तो हम ये वाली जो हमारी वैल्यूज आई उनको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो POH की जगह हम क्या लिख सकते हैं, pKw माइनस pH, तो यहाँ पे हम लिखेंगे pKw माइनस pH, इट विल बी इक्वल्स टू pKb। तो pKb की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, pKw माइनस pKa प्लस लॉग ऑफ BH प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। तो जो हमारा pH है वो किसके बराबर हो जाएगा, pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। तो अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन बेस की और उसके कॉन्जुगेट एसिड की हम सेम ले लेंगे तो जो pH है वो pKa के बराबर हो जाएगा बेस के। अब जो pKa वैल्यू होती है अमोनिया की वो 9.25 होती है, और हमने जो उसका बफर सोल्यूशन देखा NH4Cl और NH4OH का, उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन उसकी भी pH हमारी क्या आई थी, 9.25। अब अगर हम एक बफर सोल्यूशन लें वही हमारा NH4Cl और NH4OH का, तो उसके लिए जो ये वाली इक्वेशन है वो किस तरह से लिखेंगे हम, pH विल बी इक्वल्स टू 9.25 क्योंकि pKa की वैल्यू 9.25 है, प्लस लॉग ऑफ BH प्लस अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो बफर सोल्यूशन की pH है वो डाइल्यूशन की वजह से इफेक्ट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि लॉगरिथमिक टर्म में जो रेशियो आ रहा है वो हमारा अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। अब जो स्पैरिंगली सोल्यूबल है उसका मतलब क्या होता है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी जिनकी होती है वो। सब हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है आयनिक सॉलिड्स की वाटर में वो बहुत अलग अलग तरीके से वेरी करती है। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, वो इतने ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं कि वो हाइग्रोस्कोपिक रहते हैं नेचर में, मतलब एटमॉस्फेयर से भी वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन कुछ बाकी सॉल्ट्स होते हैं जैसे लिथियम फ्लोराइड है, उनकी इतनी कम सॉल्युबिलिटी होती है कि उनको कॉमनली हम इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस की तरह देखते हैं। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी क्या है सॉल्ट की, और आयंस की सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या है सोल्यूशन के अंदर। अब अगर एक सॉल्ट को डिजॉल्व होना है एक सॉल्वेंट में, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, जिनको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं सॉल्ट की, वो ओवरकम होनी चाहिए आयन सॉल्वेंट इंटरैक्शंस के थ्रू। मतलब जो आयन सॉल्वेंट इंटरैक्शंस हैं वो लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होनी चाहिए, जब ही हमारा सॉल्ट डिजॉल्व हो पाएगा। अब जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है आयंस की, वो हम सॉल्वेशन के टर्म्स में रेफर करते हैं, जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब सॉल्वेशन के टाइम पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। अब जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एंथैल्पी है वो डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है सॉल्वेंट का। जैसे सपोज करो अगर हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है यानी कि कोवेलेंट सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेशन एंथैल्पी है वो कम होगी।
इसीलिए वो लेटाइस एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारा सॉल्ट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा ही नहीं। तो इसके थ्रू हम एक जनरल रूल क्रिएट कर सकते हैं कि अगर एक सॉल्ट को एक सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है, तो उसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है वो उसकी लेटाइस एंथैल्पी से इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो उसको आसानी से ओवरकम कर पाए। अब हर एक सॉल्ट जो होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी होती है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसी वजह से हम जो सॉल्ट्स हैं उनको उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है सॉल्युबल कैटेगरी, जिसमें सॉल्युबिलिटी जो है हमारी 0.1 m से ज़्यादा है। दूसरी है हमारी स्लाइटली सोल्यूबल, जिसमें 0.01 m से तो ज़्यादा है हमारी सॉल्युबिलिटी, लेकिन 0.1 m से कम है, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा स्पैरिंगली सोल्यूबल, जिसमें हमारी सॉल्युबिलिटी 0.01 m से भी कम होगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये सब। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके इसको पूरी तरीके से समझेंगे। सपोज करो हमने एक सॉलिड ले लिया BaSO4, इसको हमने इसके सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन के कांटेक्ट में रख रखा है। तो जो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड है और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में आयंस है, उनके बीच के इक्विलिब्रियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? BaSO4 इन सॉलिड फॉर्म्स गिव्स अस Ba2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 एक्वस। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है हमारा और ये वाटर में है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें इसका लिखना है K, तो वो क्या लिखेंगे हम? Ba2 प्लस इंटू SO4 2 हम अपॉन BaSO4 नहीं करेंगे क्योंकि ये प्योर सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसको हम KSP नाम देंगे। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, या फिर सिंपली हम इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो KSP की पता की है हमने 298 केल्विन पे, वो कितनी होती है? 1.1 इंटू 10⁻⁻10। इसका मतलब जो हमारा सॉलिड बेरियम सल्फेट अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है, उसके जो बेरियम और सल्फेट आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी कि KSP विल बी इक्वल्स टू Ba2 प्लस इंटू SO4 2 अब जो कॉन्सेंट्रेशन है इन दोनों आयंस की वो इक्वल रहेगी, और वो किसके इक्वल रहेगी? बेरियम सल्फेट की मोलर सॉल्युबिलिटी के। अब सपोज करो बेरियम सल्फेट की जो मोलर सॉल्युबिलिटी है वो है S, तो ये वाली इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? KSP विल बी इक्वल्स टू S इंटू S, यानी कि S स्क्वायर के बराबर। और KSP की वैल्यू पता है हमें 1.1 इंटू 10⁻⁻10। तो अगर हम S की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 1.05 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि जो मोलर सॉल्युबिलिटी हुई बेरियम सल्फेट की वो हुई 1.05 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। अब एक सॉल्ट जो है वो जब डिसोसिएट होता है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा एनायंस और कैटायंस दे सकता है जिनमें अलग अलग चार्ज हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। जर्कोनियम फॉस्फेट एक सॉल्ट है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Zr4 प्लस 3PO4 3 तो ये डिसोसिएट होता है 3 जर्कोनियम कैटायंस में जिनका चार्ज होता है +4 और 4 फॉस्फेट आयंस में जिनका चार्ज होता है -3। तो अगर जर्कोनियम फॉस्फेट की मोलर सॉल्युबिलिटी हुई S, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Zr4 प्लस जो है उसके लिए हम 3S लिख सकते हैं, और जो हमारा PO4 3 है उसके लिए हम 4S लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी KSP हुई वो हम कैसे लिखेंगे? KSP विल बी इक्वल्स टू 3S का क्यूब इंटू 4S का 4, यानी कि 6912 S रेज टू द पावर 7। तो अगर हमें S की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? KSP अपॉन 6912 होल रेज टू द पावर 1/7। क्लियर हो गया। अब अगर हम एक सॉलिड सॉल्ट लें जनरल फॉर्मूला का, यानी कि Mx और इसकी पावर है P प्लस, XY इसकी पावर है Q माइनस, और इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी है S इक्विलिब्रियम में अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक इक्वेशन से? Mx XY गिव्स अस XmP प्लस प्लस YxQ माइनस। यहाँ पे जो x इंटू पी प्लस है हमारा वो y इंटू क्यू माइनस के बराबर होगा। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकलेगा हमारा, यानी कि KSP, वो कैसे निकालेंगे हम? MP प्लस रेज टू द पावर x और XQ माइनस रेज टू द पावर y, यानी कि XS रेज टू द पावर x इंटू YS
रेस टू द पावर y। तो जब हम x को रेस टू द पावर x कर देंगे इंटू वाई रेस टू द पावर y और s को कॉमन निकाल लेंगे तो s में हमारी x प्लस वाई दोनों की पावर जाएगी। तो जो हमारा x रेस टू द पावर x प्लस वाई है उसको हम कैसे लिख पाएंगे, के एस पी अपॉन एक्स रेस टू द पावर x इंटू वाई रेस टू द पावर y रेस टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस वाई। तो ये वाली इक्वेशन अगर आप लोग याद रख सकते हो तो रखो, तो इजीली आप कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो सॉल्व हो जाएगा। वैसे इतना हार्ड न्यूमेरिकल आता नहीं है नीट में, बट फिर भी। अब जो टर्म के एस पी है इक्वेशन में उसको हम क्यू एस पी भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर स्पीशीज इज नॉट द कॉन्सेंट्रेशन अंडर इक्विलिब्रियम, जब इनमें से किसी भी स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो के एस पी क्यू एस पी के बराबर होता है, इसलिए वो तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट्स। Now, it is expected from Le-Chatelier's principle that if we increase the concentration of any one of the ions, it should combine with the ion of its opposite charge and some of the salt will be precipitated till once again Ksp is equals to Qsp। तो ये एक्सपेक्ट किया गया है ली-चैटलियर प्रिंसिपल से कि अगर हम किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो वो ऑपोजिट चार्ज वाले आयन के साथ कंबाइन करके कुछ सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कर देगा, और कब तक करता रहेगा, जब तक QsP जो है वो KsP के बराबर नहीं हो जाता। दूसरी तरफ अगर हम किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, जिससे दोनों आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, और ये भी काम कब तक होगा, जब तक KsP जो है वो QsP के बराबर नहीं हो जाता। अब ये चीज़ जो है हम सोडियम क्लोराइड जैसे जो सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है आयन्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम मोलैरिटीज़ की बजाय उनकी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं जब हमें QsP को एक्सप्रेस करना होता है। तो सपोज करो अगर हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, और उसके थ्रू हम HCl गैस को पास कराते हैं, तो क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है हमारा वो प्रेसिपिटेट होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोराइड आयन अवेलेबल हो रहा है हमें HCl के डिसोसिएशन से, उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, और इसके थ्रू जो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है उसकी प्योरिटी काफ़ी हाई होती है और उसमें सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट जैसी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। अब जो कॉमन आयन इफेक्ट है उसको हम एक पर्टिकुलर आयन के कंप्लीट प्रेसिपिटेशन के लिए भी काम में ले सकते हैं, उसके स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में, जिसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बहुत कम है, और इसके थ्रू हम ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन जो है वो कर सकते हैं। इसलिए हम सिल्वर आयन को सिल्वर क्लोराइड में प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, फेरिक आयन को उसकी हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, और बेरियम आयन को उसके सल्फेट में प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, जिसके थ्रू हम इनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर पाएं। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है वीक एसिड्स के सॉल्ट्स की, जैसे फॉस्फेट्स की, वो लोअर पीएच पे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोअर पीएच पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है एनायन की वो उसके प्रोटोनेशन की वजह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है और KsP जो है वो QsP के बराबर आ जाता है। अब हमें इन दोनों इक्विलिब्रिया को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना होता है, यानी कि KsP इज इक्वल्स टू M प्लस इंटू एक्स माइनस को। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे हमने HX ले लिया एक्वस फॉर्म में, ये हमें दे रहा है H प्लस प्लस एक्स माइनस, तो इसका जो Ka रहेगा हमारा वो हम क्या लिखेंगे, H प्लस इंटू एक्स माइनस अपॉन HX की कॉन्सेंट्रेशन। तो x माइनस की जो वैल्यू हम ले रहे हैं h माइनस अपॉन HX की, वो क्या हो जाएगी, Ka अपॉन H प्लस। अब हम इन दोनों साइड्स का रिवर्स ले लेंगे और +1 +1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, HX अपॉन x माइनस +1 इज इक्वल्स टू H प्लस अपॉन Ka प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, HX की कॉन्सेंट्रेशन प्लस x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू H प्लस प्लस Ka अपॉन Ka। वापस से हम इसका इन्वर्स ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अपॉन x माइनस प्लस HX की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू Ka अपॉन H प्लस प्लस Ka। तो F की वैल्यू हमने ले ली ये वाली, Ka अपॉन H प्लस प्लस Ka। अब F जो है जैसे जैसे हमारी pH डिक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा F भी डिक्रीज होगा। अब सपोज करो हमारी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्ट की एक गिवन pH पे वो है S,
तो जो हमारा KSP है वो क्या हो जाएगा, S की कॉन्सेंट्रेशन इंटू FS की कॉन्सेंट्रेशन। S स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा हमारा, KA अपॉन KA प्लस H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो जो हमारा S है वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे KSP, फिर छोटे ब्रैकेट में हम लिखेंगे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्लस KA ब्रैकेट क्लोज अपॉन KA रेज टू द पावर हाफ। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी और pH जो है वो कम होगी। यानी कि अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो S बढ़ेगा, और pH अगर डिक्रीज हुआ तो भी S बढ़ेगा, और अगर pH इंक्रीज हुआ तो हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाए। तो ये जो सारी हमारी डेरिवेशन है ये किसी काम का नहीं है, ये नीट में नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस जो हमारा लास्ट कंक्लूजन निकला है उसे ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और pH वाला। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो ये था हमारा आज का पार्ट, और इसी के साथ हमारा इक्विलिब्रियम वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, नेक्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हाइड्रोजन। ओके, सो गाइज अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।